एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। वो टाइम पास करने के लिए एक फैंटेसी गेम खेलता है। ये जो फैंटेसी गेम है ये हमारे मेन कैरेक्टर का फेवरेट गेम है और साथ में हम अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है टाकोटो ईरा। ईरा जो गेम खेल रहा होता है वो अचानक से ऊपर पहुंच जाता है। अगले सेकंड पे ईरा को महसूस होता है वो कहीं और जा रहा है। ईरा को समझ नहीं आता कि भाई चल तो चल क्या रहा है। के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है जो एक जंगल के बीच में होता है। के बाद हमें ईरा को दिखाया जाता है जो एक सिंहासन पर बैठा होता है, यानी कि टेलीपोर्ट होकर सीधा सिंहासन पर बैठ चुका है। ईरा अब सांस लेता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ की एयर बहुत ज्यादा फ्रेश है। तभी ईरा के सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर ईरा शॉक हो जाता है। उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है तुम मातो हो ना। इस पे आतो कहती है हाँ किंग आपने सही कहा। ईरा अपने मन में सोचता है जब मैं बीमार था तो मैं एक गेम खेलता था, उस गेम का नाम है इंटरनल नेसल। ये एक डार्क फैंटेसी गेम था और इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटजी लगती थी। वो मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था और उस गेम में मेरा फेवरेट कैरेक्टर था आतो। ईरा आप अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ, आतो मुझे किंग कह रही है, क्या इसे लग रहा है कि मैं माइनोगोरो का राजा हूँ। ईरा अब यही सोच के काफी ज्यादा घबराने लगता है। आतो कहती है कि घबराओ मत किंग, आप वही पर्सन हो ना जिसने गेम की नाइटमेयर डिफिकल्टी को पास किया है। आपने इस डिफिकल्टी को ऐसे सिविलाइजेशन के साथ खत्म किया कि क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। उस सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन ऑफ रूइन कहते हैं जिसे शॉर्ट में माइनोगोरा भी कहते हैं। आप एक लेजेंडरी प्लेयर हो जिसकी रैंकिंग टॉप पर है। ईरा शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। आतो कहती है कि मुझे हर एक चीज पता है, जो भी आप मुझे कहा करते थे, किस तरफ से आप कहते थे कि हम कितनी बार इस दुनिया को कब्जा करेंगे, किस तरीके से हमने गेम को कितनी बार कंप्लीट किया है, मुझे हर एक बिताया हुआ पल आपके साथ याद है। जिसके बाद ईरा कहता है क्या मैं हेवन में हूँ, क्या तुमने मुझे समन किया है। जिसपे आतो कहती है कि मैं भी यहाँ पर अचानक से आई हूँ और अगर बात करूँ इस जगह की तो ये हेवन नहीं है, ये शायद इंटरनल नेशन है, शायद ये एक मिरेकल है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं किंग आपके साथ मिल पाई। वो अब ईरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हम अपनी जर्नी को फिर से शुरू करें, हमें नहीं पता कि हम अभी कहाँ पर है, क्या हम अभी इंटरनल नेशन पर है या फिर आप जहाँ से आए हो उस दुनिया पर है। ऐसे सुनकर ईरा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये चल क्या रहा है, अगर मैं आतो के साथ हूँ तो मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। आतो कहता है कि चलो हम वही खुशहाल दिन वापस लेके आते हैं, चलो हमारे सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं, कैसा किंगडम बनाते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए हो। ये सुनकर आतो दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है और वो कहती है कि मैं आतो हूँ और मैं एक ऐसे सलज की बेटी जो सलज पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, इससे मेरी बॉडी दिमाग और सब कुछ आपका होता है। ये सुनने के बाद ईरा कहता है कि ये असली में सुन के कितना ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है एंड आतो भी इस पे एग्री करती है। इसके बाद ईरा कहता है तुम मेरी लौती सबऑर्डिनेट हो और तुम मेरी लाइट हैंड वुमेन भी हो, हमारी सिविलाइजेशन काफी ज्यादा इविल होगी। आतो तुम्हें पता है ना उसके लिए हमें क्या करना होगा। जिसपे वो दोनों कहते हैं हाँ हम दोनों छुपे रहेंगे। अगले सीन में ईरा एक स्काउट को बुला लेता है। ईरा उस स्काउट को ऑर्डर देता है कि जाओ एरिया को चेक करो। स्काउट काफी तेजी से निकल जाता है। ईरा अपने मन में कहता है कि मैं अपना विजन भी शेयर कर सकता हूँ स्काउट के साथ, एकदम गेम जैसा, और ऐसा करने में मुझे पूरा 100 माना लग गया। मेरे पास अभी 100 माना ही बचा है, अगर हमें अपना बेस बनाना है तो उसके लिए हमें 20 माना लगेगा। ये सुनकर आतो कहती है कि माना तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ईरा कहता है कि मैं एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ जो हमारे लिए लड़े, पर इतने माना में तो कुछ नहीं होने वाला। इस पे आतो कहती है कि मैं लड़ लूंगी, काश मैं ये कह पाती। ईरा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, हीरो की यूनिट और आतो वो टाइम के साथ ही पावरफुल बनेंगे और आतो की स्ट्रेंथ तो अभी 3 ही है कि हमारा किंगडम माइनोगोरा काफी ज्यादा दिक्कत में है। अरे यार इतनी ज्यादा डिफिकल्टी क्यों है। कुछ समय बाद ईरा उस स्काउट के विजन में देखता है तो उसे काफी ज्यादा डार्क एल्फ देखने के लिए मिलते हैं। आतो कहती है यहाँ पर एल्फ है यानी कि ये फैंटेसी दुनिया है, डार्क एल्फ जो होते हैं वो थोड़े से ही इविल होते हैं, यानी कि चिंता की कोई बात नहीं है। ईरा कहता है हमारे नीवर्स डार्क एल्फ्स हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, अगर कुछ होता है तो हम दोनों भाग जाएंगे, हमें वार नहीं चाहिए, मेरे किंगडम में पीस होना चाहिए। पर अचानक से यहाँ पर डार्क एल्फ्स की ग्रुप आ जाता है। डार्क एल्फ्स ईरा और आतो को देख के घबरा जाते हैं और ईरा और आतो भी डार्क एल्फ्स को देख के घबरा जाते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डार्क एल्फ का ग्रुप का जो हेड है उसका नाम जिया है। साथ ही कहते हैं हमें इधर से भाग जाना चाहिए, जिसपे हम क्या ही कर सकते हैं, हमें अपनी जगह से ही भगा दिया गया। अगर हम खाना नहीं लेके आते हैं तो जितने भी बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिया के ग्रुप में एक लड़की बोलती है कि इससे आगे जो जगह है कर्स लैंड कहा जाता है कि वहाँ पर एक इविल चीज को सील करके रखा गया है। इसमें जिया नहीं मानता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस र्यूमर्स है। जब थोड़ी और आगे जाते हैं तो उसे ईरा की खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। वो तो ईरा को सही से देख भी नहीं पा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी है इतनी ज्यादा इविल, अगर मैंने कुछ बुरा कर दिया तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। इसलिए वो उधर जाके अपना सर नीचे कर देते हैं। या बोलता है कि मैं डार्क एल्फ हूँ माजराम क्लैन का, मेरा नाम जिया है और मैं एक हेड वॉरियर हूँ। मुझे पता है कि ये आपकी टेरिटरी है तो मुझे माफ करना, मैं बिना बताए इस फॉरेस्ट में आ गया। तो कहती है आखिरकार तुम्हें किस कारण की वजह से इधर आना पड़ा। जिया बोलता है कि हम लोगों को हमारे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं
बची, इसलिए मैं इधर आ गया। जिया बताता है कि हम लोगों को मारा जाता था इसलिए हम भाग गए और हमारे पीछे लोग थे इसलिए आधा खाना अपने साथ नहीं ला पाए, क्योंकि हम कम खाना लाए थे इसलिए हमारा खाना खत्म हो गया। हम काफी दिन से भूखे हैं। जिया याद करता है कि उन लोगों को कैसे वहाँ पर मारा जाता था। जिया अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार हमने गलत किया तो किया था, लोगों को इसकी सजा ऐसी मिल रही है, मैं तो बस शांति चाहता था। ये सब सुन के जिया को उसके ऊपर तरस आ जाता है। जिया उसकी तरफ काफी सारे एप्पल देता है और कहता है ये तुम्हारे। जिया एप्पल खाने में हिचकिचा रहा होता है लेकिन उसके बाकी साथी एप्पल खा भी चुके होते हैं। वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। हीरा और भी एप्पल्स देता है लेकिन जिया उन्हें खाने का नाम नहीं लेता। इस पे आतो गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे किंग तुम्हें ये सब दे रहे हैं लेकिन तुम ये नहीं खा रहे, यानी कि तुम मेरे किंग की डिसरेस्पेक्ट कर रही हो। तो जिया बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मैं ये खा लिया तो मेरे और भी ट्राइब के जो मेंबर्स हैं वो क्या खाएंगे। इनमें से काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा भूखे। हीरा को जिया के ऊपर रहम आ जाता है और वो काफी सारे फल और सब्जी दे देता है। इस पे आतो गुस्सा हो जाती है, आखिरकार तुम ये क्या कर दिए, तुमने अपना बेकार में माना खर्च कर दिया। एंड हमारा फ्रेंडशिप होता है और हमें डार्क एल्फ की कम्युनिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया खाना लेके पहुंच जाता है और नेक्स्ट सीन पर ये सब खाना पका के खा रहे होते हैं। एक लड़की जिया से बोलती है कि आखिरकार ये खाना तुम कहाँ से लाए, जिस पे जिया झूठ बोलता है और कहता है कि ये खाना मुझे आगे जाके एक पेड़ पर मिल गया। तो हमारा फ्रेंडशिप होता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर ईरा एक कैंपफायर के पास बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक एल्डर आ जाता है, उसे हम ग्रैंडपा कहेंगे। ग्रैंडपा जिया से कहता है कि तुम जो फूड लेके आए थे वो लाजवाब था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे फल कभी नहीं खाए थे। इस पे जिया बोलता है कि हाँ ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि ऐसे फल इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। जिया को परेशान देख ग्रैंडपा कहते हैं आखिरकार क्या हुआ। तो जिया बताता है कि मुझे फॉरेस्ट के अंदर एक लेजेंडरी बंदा मिला, उस बंदे के बारे में कहानी में सुना था कि उसे सील कर दिया गया है। ग्रैंडपा चौंक जाता है और कहता है यानी कि तुम रूइन के किंग से मिले। ग्रैंडपा कहता है कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी तभी किंग ऑफ रूइन आएगा और इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, फिर शुरू होगी एक नई दुनिया। नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है। ग्रैंडपा पूछता है क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया, जिस पे रिया बोलता है नहीं। तो और रिया बताता है कि उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी बातें हमें बता रही है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम जिस आदमी से मिले हो रूइन का किंग है या फिर कोई और, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन अच्छा होगा। खाना खाने के बाद मेरे अंदर माना आ चुका है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये फॉरेस्ट पूरा एबनॉर्मल है। कहता है कि तुम्हें जो फल दिया तुम उसके बदले कुछ दिए क्या उसे, इस पे रिया कहता है नहीं। ग्रैंडपा कहता है कि तुम ही सोचो कि इविल पर्सन अपना बिना फायदा देखे भला दूसरे की हेल्प क्यों करेगा। इस पे रिया कहता है दरअसल उसे हमारे पर सिंपैथी आ गई होगी और हमारी मदद की। ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं एक इविल पर्सन कभी भी सिंपैथी नहीं दिखाता है। ये सुनकर रिया भी गुस्सा में आ जाता है और कहता है देखो उसने हमारी मदद की, उसने हमारी जान बचाई है खाना देकर और हम उसी की आंसर कर रहे हैं, लेकिन तुम समझो हम यहाँ पर एक इविल पर्सन की बात कर रहे हैं। ये सुनकर जिया कहता है तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए था उधर। ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं मुझे भी नहीं पता। ग्रैंडफादर रिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं उस किंग से नेगोशिएशन करूंगा, तो उस किंग से मैं बात करूंगा। डार्क एल्फ का चीफ होने के नाते मैं वो बंदा हूँ जिसने 2 सेंचुरी तक जिया है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो अगले सीन में हमें आतो को दिखाया जाता है जो ईरा से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, अपना मुंह फुलाए खड़ी होती है। आखिरकार तुमने अपना बेकार में माना क्यों वेस्ट किया। जिस पे ईरा कहता है कि मुझे उन लोगों पे चिंता होने लगी थी, अगर तुम अपना माना ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, अभी तो हमारा किंगडम शुरू भी नहीं हुआ। ईरा बार बार आतो से माफी मांगता है लेकिन आतो अपना मुंह फुलाए बैठी है। ईरा कहता है ठीक है तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन गुस्सा होना बंद करो। ये सुनकर आतो कहती है कुछ भी मांगना तो सही नहीं रहेगा, कुछ भी मांगूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। जिस पे ईरा कहता है नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुनकर आतो कहती है माफ करना मैं आपके ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो गई, जब ऐसे ही गुस्सा था तो फिर गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। आप एक राजा हो, आपका डिसीजन सर आंख और जो करना चाहे वो कर सकते हो, आगे से जो कमांड आप दोगे मैं वही करूंगी। ईरा कहता है मैं उन डार्क एल्फ के साथ बात नहीं कर पा रहा था लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ। कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बाकी सबके साथ बात नहीं कर पाता। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो देखकर आतो उसे शांत कराने लगती है। एपिसोड 2 की शुरुआत काफी दिनों बाद होती है। ग्रैंडफादर जिया से कहता है क्या तुम किंग से मिलने के लिए तैयार हो, और किंग ईरा को बोल रहा है। या बोलता है कि मैं किंग के पास दोबारा मिलने जा रहा हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि किंग ने हमारी बहुत मदद कर दी है और पता नहीं उसके बदले किंग हमसे क्या मांगेंगे। जिया बोलता है कि किंग हमसे कुछ भी नहीं मांगने वाले, जिसपे ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम इतना श्योर कैसे हो। देखो जिया वो एक इविल पर्सन है, इविल पर्सन अपना बिना फायदा
फायदा देखे किसी की भी मदद नहीं करता है। वैसे वो भी सच बात है कि हमें किंग की मदद चाहिए सरवाइव करने के लिए। जिसपे जिया कहता है आप सही कह रहे हो ग्रैंडफादर, अगर हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ खाना नहीं रहेगा और हम मर जाएंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम डार्क कॉन्टिनेंट से इधर आए हैं, एक ऐसी जगह ढूंढने जहाँ से हमें कोई ना निकाल पाए। हमारे पास आखिरी मौका होगा किंग से मदद मांगने का, चलो किंग के पास चलते हैं, हमारे लोगों की जान हमारे हाथों में है। ऐसा कहने के बाद वो किंग यानी ईरा के पास आ रहे होते हैं एंड हम स्काउट को देखते हैं जो इनकी बातें सुन रहा था। स्काउट ईरा के पास आके सारी बातें बता देता है। ईरा हाथों से कहता है कि डार्क एल्फ्स आ रहे हैं। ईरा कहता है कि अगर हमारे आजू बाजू कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनके कल्चर और रिलीजन अलग अलग रहेंगे तो इनके बीच वॉर हो सकती है। पिछली बार मैं उनके साथ अच्छे से नेगोशिएशन नहीं कर पाया था, आई होप मैं इस बार कर पाऊँ। ये सुनकर आतो कहती है अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आपके लिए मैं नेगोशिएशन कर दूंगी। करने से उनको पता भी चल जाएगा कि आप एक किंग हो। ईरा कहता है ऐसा करना सही तो रहेगा ना। जिसपे आतो कहती है अगर आपको कुछ बताना हो तो मेरे कान में बोल देना, मैं बता दूंगी उन लोगों को। ये नेक्स्ट सीन पर हमें जिया और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो किंग के सामने सर झुकाए होते हैं। ग्रैंडफादर ईरा से कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं डार्क एल्फ का एल्डर हूँ और मेरा नाम मोल्टार है। आप तो ये सब देख के कहती है तुम तो काफी अच्छे से ग्रीटिंग करते हो, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने हमें फूड दिया, क्या मैं राजा का नाम जान सकता हूँ? ईरा आतो से कहता है कि मेरा नाम बता दो। के बाद ईरा बता देती है कि इसका नाम है ईरा टाकोटो, ही इज रूलर ऑफ रूइंस, यानी कि रूइंस के राजा। तो कहती है कि इन्हें तुम हमेशा किंग कह के पुकारना, जिसपे ये दोनों घबरा जाते हैं। और हाँ मेरा नाम आतो है, मुझे भी रिस्पेक्ट से बुलाना। इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारे जितने भी साथी हैं वो सब आपके नाम अच्छे से याद रखेंगे और रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। उसके बाद आतो कहती है तुम और खाना लेने आए हो ना, लो और चले जाओ। मोल्टार यानी कि ग्रैंडफादर कहता है कि आप हमें फूड दे रहे हैं, इसे हम रिपे कैसे करें? ये सुनकर आतो कहती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रिपे करने की, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम मेरी किंग को सेटिस्फाई कर पाओगे, मेरे पास तो ऑलरेडी रिसोर्सेज भी नहीं है। सुनकर मोल्टार काफी ज्यादा सस्पिशियस होने लगता है और अजीब एक्शन करने लगता है। आतो कहती है आखिरकार तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो? ये सब देखते हुए ईरा अपने मन में कहता है ये सब देख ऐसा लग रहा है कि चीजें वैसी नहीं जा रही है जैसे जानी चाहिए। ईरा आतो को कुछ कान में कहता है। ये सुनकर आतो कहती है जिया और ग्रैंडफादर दोनों को नेगोशिएशन नहीं करना आता है, अगर हम इन्हें अकेले छोड़ देते हैं तो ये हमारे रास्ते के बीच में आएंगे, हमें इन्हें एक बार में खत्म कर देना चाहिए। जिसपे ईरा कहता है नहीं, कहता है कि मुझे लगता है इन लोग हमारे साथ म्यूचुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, मतलब ये होता है कि दोनों साइड का फायदा होगा। इन लोग को शक होता है कि मैं इन लोगों को फ्री में खाना क्यों देता हूँ, बदले में हम इनसे एक प्राइज लेंगे पे ये सब सेटिस्फाई रहे। ये सब सुनकर आतो इन लोगों को कहती है खुश हो जाओ, मेरे राजा तुम्हें खाना देंगे, बदले में तुम्हारे से ऑफरिंग लेंगे। सब सुनकर इन लोग रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं शुक्रिया। ईरा अपने मन में कहता है ये दादाजी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे पता है हम बहुत ज्यादा ईविल है, इसलिए इसे हम पे शक हो रहा है। ईरा ये सब बातें जो अपने मन में सोच रहा होता है वो टेलीपैथी के जरिए आतो को भी सब बता देता है। ये सुनकर आतो ग्रैंडफादर से कहती है तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे राजा तुम्हारा फायदा उठाएंगे? इसके बाद आतो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, आखिर बदले में ले तो ले क्या इनसे? ईरा बातों से कहता है कि इन्हें ये सब पूछो इस फॉरेस्ट से बाहर क्या है। आतो कहती है कि मेरे किंग चाहते हैं इस फॉरेस्ट से बाहर की दुनिया कैसी है, तो बताओ इस फॉरेस्ट के आगे की दुनिया कैसी है? सुनकर मोल्टार कहता है ठीक है मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मैंने जितना कुछ देखा है और सुना है, ठीक है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और जैसे ही ये सब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम ये फॉरेस्ट छोड़ के चले जाना। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमें इधर रहने की इजाजत दे दो। आतो कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाकी शादी को हम लोग ना मारे तो किसी को मत बताना कि आज रात यहाँ पर क्या हुआ था। ये सुनकर जिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कुछ कहने वाला होता है पर उसे मोल्टार रोक देता है और कहता है अगर किंग ऐसा ही चाहते हैं तो हमें ऐसा ही करना होगा। जिया भी शांत हो जाता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देख के ईरा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है क्या जो भी मैंने किया सही किया, अगर मैं इन्हें फॉरेस्ट से निकाल दूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ईरा उनको रोकता है और अपने खुद के मुंह से बोलता है क्या तुम मेरा सिटीजन बनना चाहोगे? ये सुनकर सबको ही हैरान हो जाता है। तो ईरा से कहती है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? ईरा कहता है कि मैं रेफ्यूजी सिस्टम यूज करने का सोच रहा हूँ क्योंकि जो डार्क एल्फ होते हैं वो ना ही अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। अगर हम डार्क एल्फ को अपना सिटीजन बनाएंगे तो ये हमारी तरह ईविल हो जाएंगे। इस पे आतो कहती है आप सही तो कह रहे हो, लेकिन माइनोगरा के जो रियल सिटीजन थे वो ऐसे सुई ना थे, तो इन लोगों से काफी ज्यादा अलग थे। उन लोगों का नाम होमंगली था। अगर उन लोग इनसे लड़ने लगे तो ईरा कहता है कि एक बार याद करो होमंगली देखते कैसे थे, तुम्हें लगता है हम उन लोग से बात भी कर पाएंगे? आतो कहती है सही कहा आपने, होमंगली के साथ बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ईरा कहता है कि तुम्हें समझ में आ गया ना,
अब इन लोगों को मनाओ हमारे सिटीजन बनने के लिए। तो ईरा से कहती है ठीक है। उसके बाद वो दोनों से कहती है मेरे किंग चाहते हैं कि यहाँ पर एक नेशन बनाए और वो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं कि तुम यहाँ के सिटीजन बनो। तुम ऐसा करते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे राजा हमेशा तुम्हें बचाएंगे। एंड फादर कहते हैं अगर हम किंग के सिटीजन बनेंगे तो हमारा क्या होगा। तो कहती है अगर तुम किंग के सिटीजन बनोगे तो तुम्हें हमेशा खुशी मिलेगी। माफ करना मैं ऐसा बोलना चाहती थी और मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैं सीधा सीधा बता दो तुम लोग इविल बन जाओगे। चॉइस इज योर, क्या तुम्हें सिटीजन बनना है या फिर नहीं बनना है। तो तुम्हें फोर्स नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। सीन शिप होता है और आतो और ईरा कहीं जा रहे होते हैं। आतो कहती है कि उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया ये डिसाइड करने में कि उन लोग हमारे सिटीजन बनेंगे या फिर नहीं। अब ईरा कहता है अगर किसी को पता चला कि हमारे साथ ज्वाइन करने से वो इविल बन जाएगा तो वो तो सोचने का टाइम लेगा ही ना कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं। अब हम देखते हैं कि आतो और ईरा डार्क एल्फ की कैंप के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर सब डार्क एल्फ किंग को ग्रीटिंग करते हैं। वहाँ पर एक बंदा तो ईरा की ऑरा से ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर जिया बोलता है कि बेवकूफो, किंग की आंखों में मत देखो। के बाद ईरा जाके सिंहासन पर बैठ जाता है। आतो बताती है कि सारे डार्क एल्फ्स यहाँ पर आ चुके हैं। आतो कहते हैं कि आज से हम तुम्हें माइनोगरा के सिटीजन्स बनाते हैं। ईरा के पास एक नोटिफिकेशन आता है और ईरा उसे ओके कर देता है और ये डार्क एल्फ्स ऑफिशियली माइनोगरा के सिटीजन बन चुके हैं। आतो कहती है कि आज से तुम खुश हो जाओ क्योंकि मेरे किंग तुम्हें खुश रखेंगे। या बोलता है कि ये क्या बस ये इतना ही था, ये लोग कह रहे थे कि हम इविल बन जाएंगे, यहाँ तो लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एंड ईरा को अभी पास्ट की मेमोरीज आने लगती है जहाँ पर उसी के ट्राइब को उसी के सामने मारा जा रहा था, उसी के घर में उसी को निकाल दिया जाता है। आगे सबके दिमाग में भी यही चीजें चल रही थी और सब कहने लगते हैं कि हम लोग उन्हें हेट करते हैं। उनके चेहरों पे गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। जिया को इतना दर्द में देख के ईरा उसके पास में आ जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो। जिया ये देखकर कि ईरा को उसकी कितनी ज्यादा चिंता है वो रोने लगता है। बाकी डार्क एल्फ भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जिया के नारे लगाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ईरा को अपना राजा सबको मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईरा एक मैप देख रहा होता है। उस मैप को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। आतो कहती है क्या हुआ, तब ईरा उसे मैप दिखाता है। इसे देख के आतो कहती है ये तो वही मैप है ना जिसे ग्रैंडफादर ने दिया है। कहता है हाँ। एंड उसके बाद वो जमीन पर बच्चों की तरह रोने लगता है। कहता है कि हमें सबसे ज्यादा बेकार जगह मिला है स्टार्टिंग करने के लिए। इस कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी दो बड़े बड़े नेशन एग्जिस्ट करते हैं। किंगडम का नाम है होली किंगडम ऑफ कोएलिया। यहाँ पर एक ऐसे इंसान रहते हैं जो होली गॉड आलिया को वर्शिप करते हैं। दूसरा नेशन है एल्फ का जो पूजा करते हैं नेचर का। ईरा कहता है अगर इन दोनों को हमारे इविल नेशन के बारे में पता चल गया दोनों नेशन हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अभी तो माइनोगरा शुरू भी नहीं हुई है सही से। तो दोनों नेशन कहेंगे नाइस टू मीट यू नाउ डाई। सुनकर आतो भी अब बच्चे की तरह रोने लगती है। एंड ये मेरा फेवरेट सीन है। हमारी दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं है उगाने के लिए। कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर रिसर्च भी नहीं कर सकते। इसके बाद आतो कहती है माइनोगरा के जो पहले के सिटीजन थे कोलंबिया वो भी बहुत ज्यादा स्टूपिड थे। कहता है अच्छी बात तो ये है कि इसे कमी को दूर करने के लिए हमारे पास डार्क एल्फ्स हैं। आतो को महसूस होता है कि डार्क एल्फ्स इधर आ रहे हैं इस दुनिया के बारे में बताने के लिए। इस बार उनके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम एमले है। जिया बोलता है कि एमले बहुत ज्यादा समझदार लड़की है, उसे कहानी और इस नेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। यकीनन कह सकता हूँ कि ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। ये सुनकर आतो कहती है मेरे किंग तुमसे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तुम हमारे अभी सिटीजन हो तो तुम हमसे फॉर्मली बात कर सकते हो। फ्यूचर के लिए हमें अपने माइनोगरा की एडमिशन तैयार करनी है। वो अब मोल्टार से कहते हैं कि तुम्हें फोकस करना है सिटी के अफेयर्स को मैनेज करना है और मैंने सुना है कि तुम मैजिक भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, तो मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे ऊपर। मोल्टार कहता है ठीक है। अब वो जिया से कहता है कि तुम हेड वॉरियर बनोगे और तुम माइनोगरा के आर्मी को चलाओगे, तुम जिसे चाहो उसे अपने आर्मी के अंदर रख सकती हो। या कहता है ठीक है मैं माइनोगरा के सारे दुश्मन को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर ईरा कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मुझे वॉर पसंद नहीं है। ये सुनकर जिया अपने मन में सोच रहा होता है एक इविल पर्सन को मारधार पसंद नहीं है, ये कैसे हो गया। अब आतो कहती है तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हारा जब रेस्ट पूरा हो जाएगा तब तुम घर बनाना। तो सुनकर वो तीनों कहते हैं नहीं हमें रेस्ट की जरूरत नहीं है, अभी से हम काम कर सकते हैं। सुनकर आतो ईरा के कान में कहते हैं कि लगता है इन्हें रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, अब क्या करना चाहिए। आतो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने लैंड को और एक्सपेंड करें। वातो मोल्टार से कहती है कि यहाँ पर लंबर बना सकते हैं बिना पेड़ों को ज्यादा काटे हुए। लंबर मतलब लकड़ी। अब मोल्टार भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और जिया अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसा राजा है, ये कैसा इविल राजा है जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। कहता है अच्छी बात है तुम लोग अच्छे से काम करना और पेड़ों को काटने के बाद पेड़ लगा देना, यानी कि रिफॉरेस्टेशन कर देना। ईरा को पता चलता है कि इन रिफॉरेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता। ईरा अपने मन में सोचता है यानी कि इस दुनिया में अभी तक सिर्फ बॉर्डर ही अनलॉक हुआ है, उसके अलावा कुछ अनलॉक ही नहीं हुआ है। के बाद आतो कहती है कि कभी तुमने मिलिट्री मैजिक या फिर एलिमेंट्स के बारे में नहीं सुना है क्या। 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसपे मोल्टार कहता है मैंने तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स के बारे में सुना है। अब एमेलिया कहती है कि मैंने कभी नहीं सुना, दूसरे नेशन को कहते हुए कि मिलिट्री मैजिक यूज करो। सुनकर आतो कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये दुनिया इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुई है। आतो कहती है कि ये दुनिया अभी तक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि 6 मैजिक को इस्तेमाल कर सके। मोल्टार कहता है कि हम लोग सच में इतना ज्यादा पीछे है मैजिक में, जिसपे आतो कहती है
हाँ, लेकिन दूसरे नेशन के पास भी यही है, यानी कि हमारे पास अभी एडवांटेज है। वैसे डिफोरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि हम जैसे एक पेड़ को काटे फिर दूसरा पेड़ लगा दें। ऐसा करने से हम लोग इन्वायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद एमले बोलती है कि हमारे पास मिलिट्री मैजिक नहीं है जिससे हम लोग पेड़ों को जल्दी से जल्दी उगा पाए। हाँ तो कहती है हाँ, इसलिए हम एलिमेंट्स का यूज करके पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। और अभी तक जितना भी मैंने तुम्हें बताया है ये सब हमारे राजा का आइडिया है। हमारे राजा काफी ज्यादा समझदार है। वहीं पर हीरा अपने मन में सोच रहा होता है अभी मैंने तो ये आइडिया दिया ही नहीं। एमले बोलती है जो हमें जो एप्पल्स दिए थे वो राजा ने बनाया था क्या? इस पे आतो कहती है हाँ, लेकिन मुझे ग्रेप्स ज्यादा पसंद है। एमले बोलती है हाँ, मुझे भी ग्रेप्स काफी ज्यादा पसंद है और ग्रेप्स के अंदर जितने भी सीड्स थे मैंने वो जमीन पर लगा दिए और अभी ग्रेप्स बड़े भी हो रहे हैं। जो सुनकर आतो और हीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाते। आतो कहती है क्या तुमने सच में ग्रेप्स को लगा दिया? जिसपे एमले डर जाती है और कहती है क्या नहीं लगाना था? अब हीरा अपने मन में सोच रहा होता है हाँ, मैंने पहले से नोटिस क्यों नहीं किया? जो मैंने खाना बनाया था वो मॉडर्न दुनिया का था, यानी कि वो गेम के अंदर नहीं था। यानी कि मैं ऐसी चीजें बना सकता हूँ जो गेम के अंदर नहीं थी। अब वो एक सिक्का बनाता है और वो सिक्का को देखते हुए कह रहा होता है हाँ, मुझे लगा ही था मैं कर सकता हूँ। हीरा अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके गन पाउडर, गन, न्यूक्लियर बम ये सब बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना लगेगा। अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है जिसपे आतो कहती है घबराओ मत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पियानो बजा रही होती है। उसे महसूस हो जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि जहाँ पर हीरा रहता है वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पर एक कार्डिनल आ जाता है। उसे देख के वो लड़की कहती है तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो कार्डिनल। कार्डिनल कहता है कि हमने नॉर्थ की तरफ बारबेरियंस को देखा। वहीं पर वो लड़की कहती है चलो फिर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस दुनिया में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें डार्क एल्फ्स को दिखाया जाता है जो पेड़ लगा रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो कार्डिनल और कुछ सोल्जर के साथ कहीं पर जा रही होती है। इन सब सोल्जर के बीच में एक सोल्जर बोलता है मैंने सुना है ये लड़की यानी कि सेंट के पास काफी खतरनाक पावर है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पास स्पेशल पावर होगा। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी तरफ काफी सारे गॉब्लिन्स आने लगते हैं। वो सब मॉन्स्टर को देख के वो सेंट कहती है तुम लोगों ने होली किंगडम ऑफ कोयला की शांति को बिगाड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। और हम देखते हैं कि सेंट उनके ऊपर हमला कर देती है और देखते ही देखते सारे गॉब्लिन जल के राख बन जाते हैं। ये देखकर कार्डिनल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सेंट तो एक अल्टीमेट वेपन है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर गॉब्लिन्स मरते हैं वहाँ पर फूल उगने लगते हैं। ये सब देखकर वो सोल्जर फिर से कहने लगता यही हमारी सेंट की पावर है और सेंट के इस पावर की वजह से हम एल्फ लोगों के नेशन से काफी अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ये सेंट इस कंटिनेंट की 11 ग्रेट सेवियर सेंट में से एक है और इनका नाम है सोलिना। सोलिना अब कार्डिनल से कहने लगती है कि मैंने आपसे कहा था कि कर्सलैंड में कुछ न कुछ हो रहा है, हमें उधर किसी को भेजकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसपे कार्डिनल कहता है ठीक है मैं अपने सोल्जर को भेज दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब कार्डिनल यहाँ से चला जाता है। सोलिना अब अपने मन में सोच रही होती है मुझे सबको बचाना होगा, कुछ ना कुछ भयानक हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आतो को दिखाया जाता है जो डार्क एल्फ्स को कह रही होती है तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है। हमें दिखाया जाता है कि डार्क एल्फ्स ने हीरा के लिए सिंहासन बनाया होता है और हीरा ये देख रहा होता है। अब आतो कह रही होती है कि डार्क एल्फ्स तो कितने कमाल के हैं, उन लोगों ने आपके लिए सिंहासन और काउंसिल रूम बना दिया, ये तो बस एक शुरुआत है, हम बहुत ही जल्द सिविलाइजेशन बनाएंगे। तभी यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। तीनों यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हैं। मीटिंग करने से पहले एमले हीरा को कपड़े देती है। बाय द वे हीरा को कपड़े की क्या जरूरत है जबकि आतो के अलावा कोई उसे देख ही नहीं सकता। हीरा अपने नए कपड़े देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आतो मीटिंग शुरू कर देती है। आतो कहती है कि सबसे पहले हम खाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि खाली पेट कोई लड़ नहीं पाएगा। वैसे हमारा प्लान तो नहीं है लड़ने का बट जरूरत पड़ सकती है। मोल्टार कहता है हमें खाने की क्या जरूरत है जब किंग के पास अनलिमिटेड खाना है। जिसपे आतो कहती है कि वो एक किंग है, सारा काम उसी से करोगे क्या? मोल्टार इस पे माफी मांगता है। आतो कहती है कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें समझ तो आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो टेबल के ऊपर एक पेड़ रख देती है जो कि बात भी करता है। वो पेड़ बोलता है सबसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आतो से कहते हैं कि ये क्या है। आतो बताती है कि इसका नाम फ्लैश ट्री है, ये हमारे सिविलाइजेशन का फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इस पेड़ के ऊपर मीट उगेगा जिसे खाया जा सकता है और इस मीट के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भी होता है। आतो अब कहने लगती है कि हमें हंटिंग करनी पड़ेगी और खाना स्टोर करने के लिए एक जगह भी बनानी पड़ेगी। एमले कहती है कि ये मैं कर दूंगी। आतो कहती है ठीक है ये सुलझ गया। अब हम अपने नेक्स्ट एजेंडा पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च। क्योंकि हमारा किंगडम नया नया बना है तो हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पाना पड़ेगा। अब मोल्टार कहता है कि हमें किस पे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। आतो कहती है कि हमें पहले मैजिक पे ध्यान देना होगा। मोल्टार कहता है मैजिक तो ठीक है लेकिन कौन सा मैजिक में हमें ये करना पड़ेगा। जिसपे आतो कहती है मिलिट्री मैजिक, क्योंकि जो नॉर्मल मैजिक होता है उसे तुम यूज करके कुछ ही लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हो। जो सुनकर मोल्टार कहता है ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। आतो कहती है हाँ। वहीं दूसरी तरफ जो मिलिट्री मैजिक होता है उसका यूज करके तुम पूरी आर्मी के ऊपर अटैक कर सकते
सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि तुम एक बार में 1000 लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो और तुम मिलिट्री मैजिक का यूज करके जमीन को अपने हिसाब से हिला सकते हो। मिलिट्री मैजिक सही में बहुत काम का आता है। ये सुनकर मोल्टर कहता है, क्या ऐसा मैजिक सही में एग्जिस्ट भी करता है? आतो कहती है, हाँ, सबसे पहले हमें टैलेंटेड मेजिस को लेना पड़ेगा जो मैजिक यूज कर सकते हैं और वही लोग रिसर्च भी करेंगे। अब बीरा कहता है, सच्ची बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी इतनी भी मुश्किल नहीं है। ये सब सुनकर मोल्टर कहता है, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब अपने आंखों से देखूंगा। इसके बाद आतो कहती है, चलो अब हमारी आखिरी चीज बची है, मिलिट्री प्लानिंग। अब जिया कहता है, सही है, अब ये मेरी बारी है, सबसे पहले मैं अपनी एक आर्मी बनाऊंगा। अब ईरा बोलता है कि छोड़ो उसे, अभी के लिए हम आर्मी बनाने में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिया बोलता है, क्यों? आतो कहती है कि ये आर्मी हमें कुछ नहीं देने वाली, बदले में वो हमारे से फूड और माना कंज्यूम करेंगे। जिया बोलता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अभी हमारी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमारे किंग को प्रोटेक्ट कर सके। मोल्टर कहता है, हाँ, ऊपर से जिया और मेरे ऊपर बाउंटी लगी है, यानी कि लोग हमको ढूंढते हुए मारने आएंगे। ईरा थोड़ा सोचता है, उसके बाद कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम एक हीरो को समन करें। जो सुनकर आतो कहती है, काफी अच्छा प्लान है आपका। एक हीरो को बनाने के लिए प्रोडक्शन काफी ज्यादा लगती है, बट वो वर्थ इट होता है। अब बाकी लोग पूछने लगते हैं कि ये हीरो क्या होता है, तो आतो बताती है, माइनोवेरा के अंदर काफी सारे हीरोज थे जो किंग को सर्व करते थे। बेसिकली बोला जाए तो उन लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है, वो सब लोग मॉन्स्टर होते हैं, उन सब का दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। ये सुनकर बाकी सब लोग घबरा जाते हैं। आतो कहती है, कुछ कंडीशन होती है जिसे पूरा करने के बाद हीरो को समन किया जा सकता है। आतो अब कहती है, अगर हम किसी आर्मी को रखेंगे तो हमें पर बहुत ज्यादा टेंशन आएगा, लेकिन अगर एक हीरो रहेगा तो इतना खास अटेंशन नहीं आएगा, जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक है। ईरा अब कहने लगता है कि ये सब प्लानिंग करने में कितना ज्यादा मजा आता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो चर्च के अंदर प्रे कर रहा होता है और इसका नाम है लोनियस। अभी वार्डन नाम का एक बंदा आ जाता है और इसे कहता है, चलने का समय हो गया है, अगर तुमने प्रे कर लिया हो तो जल्दी से चलो यार। तभी वार्डन देखता है कि लोनियस ने एक रिंग पहनी है नेकलेस के तौर पर। वार्डन कहता है कि तुम अपनी वेडिंग रिंग को एक पोटेंटिक चार्म की तरह यूज कर रहे हो, वैसे तुम्हारी बेटी और वाइफ का नाम क्या है? तो ये अपनी बेटी और वाइफ का नाम बता देता है। वार्डन लोनियस से काफी ज्यादा मजाक कर रहा होता है। अब वार्डन कहता है कि उन लोग हमें डार्क कॉन्टिनेंट क्यों भेजे रहे हैं, जिसपे लोनियस कहता है कि सोलिना को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो हमें उधर जांच करना पड़ेगा। वैसे ये बहुत ज्यादा कम होता है कि हम अपने कंट्री से बाहर निकल के मिशन करें, वो लोग मेरे साथ वार्डर को भी भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगा। अब उन लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन लोग की बाकी की आर्मी भी तैयार हो चुकी है जाने के लिए। अगले सीन में अब हम ईरा और आतो को देखते हैं, दोनों यहाँ पर इन्फेक्शन कर रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि सभी एल्फ्स ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं और लगभग कंप्लीट भी हो गए हैं, साथ ही में उन लोग उस ट्रीज के साथ भी खेल रहे हैं। ईरा अब खुश हो जाता है कि किसी भी किंगडम को एक्सपेंड होते हुए देखना बस मैंने गेम के अंदर देखा था, लेकिन आज मैं रियल लाइफ में भी देख रहा हूँ। एमले अब बताने लगती है कि ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, अभी तो हमने ज्यादातर पेड़ों के ऊपर घर बनाए हैं क्योंकि अभी हम लोग फ्लैश ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। और ये जो फ्लैश ट्री है ये भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फूड को जो स्टोर करने वाली बिल्डिंग है वो भी काफी जल्द बन जाएगी और जो मैजिक रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पर मोल्टा सभी टैलेंटेड मैजिशियन को लीड कर रही है और उन लोगों की रिसर्च भी चालू हो चुकी है। हम लोगों को पास में एक पानी का भी सोर्स मिला है जिससे पानी की भी कमी खत्म हो जाती है, बस उस पानी को पीने लायक बनाना होगा। अभी जहाँ पर हम लोग हैं ये एक पब्लिक ऑफिस है जहाँ पर पेपर वर्क होंगे। अभी फ्लैश ट्री काफी ज्यादा ग्रो हो गए हैं तो उन्हें अभी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमें आप पे निर्भर होना पड़ रहा है, पर उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा स्मूथली हो रही है। आपने जो हमें फार्मिंग के लिए टूल्स और इक्विपमेंट दिए थे वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब ईरा कहता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ी समय के लिए टूल्स और इक्विपमेंट देता रहूंगा, क्योंकि तुम लोग बनाओगे तो उसकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा कमजोर रहेगी। अब एक फ्लैश ट्री काफी ज्यादा भयानक आवाज में कहता है, मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे खा लो। ज्यादा भयानक तरीके से कहता है कि एमले डर जाती है। अब यहाँ पर आतो खुश हो जाती है और कहती है, हमारी खाने की दिक्कत खत्म हो चुकी है। अगले सीन में एमले उन लोगों को वाटर का सोर्स दिखाने जाती है। के बाद एमले पानी के पास पहुंच जाती है और देखती है और कहती है, लगता है पानी खराब हो चुका है। ये देखकर एमले घबरा जाती है। एमले की आवाज सुनकर मोल्टार और जिया भी आ जाता है और वो दोनों पूछते हैं क्या हुआ, जिसपे एमले बताती है, हमने जो पानी ढूंढा था वो खराब हो चुका है। अब वो दोनों देखते हैं और कहते हैं, हाँ लगता है पानी अब पीने लायक नहीं बचा। रवि आतो कहती है, घबराओ मत, इसे पिया जा सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो पानी को पीती है और कहती है, ये पानी तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब आतो सबको बताती है कि इसे कर्स ट्रेन कहा जाता है, ये प्रूफ है कि ये जगह माइनोवेरा के डोमेन का पार्ट बन चुका है। आतो अब सब लोगों से कहती है, एक बार गहरी सांस लो। सब लोग ट्राई करते हैं एंड उन्हें काफी ज्यादा प्रेस लगता है ईयर, जो देखकर वो कहते हैं, ये कैसे हो गया। अब आतो बताती है कि जो ये कर्स ट्रेन है हम जैसे बुरे लोगों को बेनिफिट देता है और जितने भी अच्छे लोग होंगे उन्हें नुकसान देगी, और क्योंकि तुम सिटीजन बन चुके हो माइनोवेरा के और तुम अब अच्छे से बुरे पर्सन बन चुके हैं। या अब उस पानी को पीता है और कहता है, हाँ यार ये तो काफी ज्यादा अच्छा है।
है। ईरा कहता है ये काफी अच्छा डिफेंस है और फ्यूचर में हम जितने भी एम्पायर को अनलॉक करेंगे ये एबिलिटी सब में चली जाएगी। आतो कहती है मेरे किंग के पास कितनी खतरनाक पावर है ना। मोल्टार कहता है हाँ मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे किंग। अब आतो कहती है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अटेंशन आएगा। मोल्टार कहता है क्योंकि हमारा एम्पायर अभी छोटा है तो अभी हम इसे डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हमारा एम्पायर बड़ा हो जाएगा तब दिक्कत आ सकती है, उस समय हमारे एनिमीज के पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा। अब जिया बोलता है कि इसीलिए हम लोग को आर्मी बनाना शुरू करना चाहिए। अब आतो कहती है इसकी चिंता मत करो, बहुत ही जल्द हमारे किंग एक हीरो को समन करेंगे। मोल्टार कहता है आखिरकार ये हीरो होता क्या है। आतो कहती है अच्छा तुम्हें हीरो के बारे में जान। उसके बाद आतो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसके पीठ से कुछ टेंटिकल टाइप निकलते हैं, इसके पीछे सारे पेड़ को एक स्लैश में काट देते हैं। तो कहती है ओ मुझे बताना मैं भूल गई कि मैं भी एक हीरो ही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं अपने प्राइम में थी तो मैं इससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल थी। हम हीरो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि हम अपने एक हाथ से पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद ईरा कहता है कि हीरोज बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं, क्योंकि उन लोग कुछ ना करे फिर भी उन लोग टाइम के साथ पावरफुल होते रहते हैं। आतो कहती है वैसे भी जब तक हमारे किंग एक हीरो को समन नहीं करते मैं ही काफी हूँ। ईरा कहता है आतो को लगता है कि किंग मेरी तारीफ करने वाले हैं, इसलिए वो प्राउड से उसकी तरफ देखती है। ईरा अब आतो से कहता है कि पीछे जो तुमने अपनी पावर को इस्तेमाल करके रेरो को काटा है और गंदगी मचाई है उसे तुम ध्यान से साफ कर लेना। ये सुनकर आतो निराश हो जाती है। अब ये दोनों कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे मिस आतो और किंग ईरा, आप दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल। अब मोल्टार कहता है कि किंग ईरा आप हमें इजाजत दीजिए, हम आपके लिए एक पैलेस बनाएंगे। पहले तो ईरा मना करता है बट एंड एंड जाके ये मान जाता है। ईरा कहता है कि मैं बहुत ही जल्द एक फ्लाइंग कैसल बनाऊंगा। एमले अब पूछती है आखिरकार ये फ्लोटिंग कैसल क्या होता है, जिस पे आतो बताती है कि ये एक ऐसा कैसल होता है जो कि आसमान में उड़ता है। सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ऐसी चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद ये दोनों ईरा को बाउ करते हैं, जो देख के ईरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हमारा किंगडम काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है, चलो ऐसे ही ग्रो होते हैं। अब हमारा सीन शिप होता है और हमें लोनियस को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही पूरे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। उनके बाकी साथी सोच रहे होते हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, यहीं पर ये सोचता है अच्छी बात है, मैं प्रे करता हूँ कि हम लोग सेफ घर चले जाएं और ये हमारी जर्नी भी सेफ रहे।